नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए आज के पॉलिटिकल क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कहते हैं कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर राष्ट्रपति है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है या सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर न्यायाधीश की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ये पूछ ले किस अनुच्छेद के अनुसार करता है। तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत करता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है इनके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इनसे परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, बात करें अन्य न्यायाधीश, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और बात करें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो भारत का राष्ट्रपति है ये किस अनुच्छेद के अनुसार करता है। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत मुख्य जो कार्यवाहक न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 126 के अनुसार की जाती है। और कार्यवाहक न्यायाधीश पूछ ले भी कार्यवाहक न्यायाधीश कौन होता है। तो दोस्तों, जो कार्यवाहक न्यायाधीश है यह तब तक पद पर रहता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपने कार्यकाल में फिर से नहीं आ जाता। यानी जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कार्यकाल में नहीं होता तब कार्यवाहक न्यायाधीश है ये पद पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। जो राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य, प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो इसका राइट आंसर होगा ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। जो प्राक्कलन समिति है इसके अंतर्गत जो सदस्य है ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं और लोकसभा से प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य चुने जाते हैं, 30 सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा से एक भी सदस्य है जिनका चुनाव प्राक्कलन समिति के लिए नहीं होता। केवल सिर्फ लोकसभा के जो सदस्य है 30 सदस्य ये प्राक्कलन समिति के लिए चुने जाते हैं। और बात करें इन सदस्यों का चुनाव, तो इनका चुनाव लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनका कार्यकाल है, तो राइट आंसर होगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो। अगर जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनकी आयु 65 वर्ष नहीं है तो वो 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं। अगर 6 वर्ष के कार्यकाल में उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो 65 वर्ष की आयु तक है ये अपने कार्यकाल में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक होता है? यानी निम्न में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक एवं पर्यवेक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसे अपने पद से हटाया जाता है। तो ये पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये आंसर है राइट आंसर ए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं और उसके पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? क्या भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है ये पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? तो राइट आंसर होगा ए, हाँ। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। और बात करें पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस जो निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष अनुच्छेद 3 में इस दिए गए प्रारूप के अनुसार, यानी अनुच्छेद जो 3 में प्रारूप दिए गए हैं उनके अनुसार जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यह अपना हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार यह अपना हस्ताक्षर भी करेगा और शपथ लेगा। और बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति है अनुच्छेद 148 में दी गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो शपथ है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष अनुच्छेद 3 में इस दिए गए प्रारूप के अनुसार जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा अपने हस्ताक्षर भी करेगा। और इसकी नियुक्ति यानी अनुच्छेद 148 में दी गई है जो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में जो नई संसदीय समिति प्रणाली है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1991 ईस्वी में,
1991 ईस्वी में भारत के अंदर नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितने समिति ने कार्य करने शुरू किए? यानी संसदीय समिति प्रणाली है, इसके तहत अप्रैल से कितनी समिति है जिन्होंने कार्य करना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 17 समितियों ने संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से 17 समिति है जिन्होंने कार्य करना शुरू किया था। 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। और बात करें तो वर्तमान में ये कितनी समिति है? तो वर्तमान में दोस्तों ये 24 समिति है, यानी 1993 के अंदर 1993 के अंदर ये बढ़कर 24 समिति हो गई थी। और जब संसदीय समिति प्रणाली शुरू हुई थी तब इसके अंदर 17 समिति थी और अब बढ़कर 24 हो गई है 1993 के बाद। और बात करें तो इसके अंदर 16 है ये लोकसभा समिति है और जो 8 है ये राज्यसभा समिति है। अगर पूछ लिया जाए कि संसदीय समिति प्रणाली के तहत जो समिति है इसमें लोकसभा की कितनी समितियां हैं एवं राज्यसभा की कितनी समितियां हैं, तो लोकसभा की 16 एवं राज्यसभा की 8 समिति है और कुल 24 समिति है। और जो पहले की बात करें जब प्रणाली की जो संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी तब कितनी समितियां थी? तो 17 समितियां थी। और बात करें समितियों की, यानी प्रत्येक समिति के अंदर जो 24 समिति है तो प्रत्येक समिति के अंदर 31 सदस्य रखने का प्रावधान है। जो 24 समितियां हैं इसमें 31 सदस्य रखने का प्रावधान दिया गया है, 31 सदस्य रखने का प्रावधान दिया गया है। और बात करें 31 सदस्यों में से तो 21 सदस्य लोकसभा के और जो 10 सदस्य है ये राज्यसभा के सदस्य होंगे। 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? निम्न में से कौन सी है जो स्थायी समिति है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी, यानी जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये जो तीनों समिति है ये स्थायी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? जो प्राक्कलन समिति है ये इसके कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं और ये जो 30 सदस्य है इनका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। इनका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है और जो 30 सदस्य है ये लोकसभा के होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, इनका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है? जो संसद की समितियां हैं इनमें से किस समिति की जो सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति है इसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधेयकों पर परवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? परवर में जो विधेयक है यानी सदस्यों की संख्या है ये परवर समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोई निश्चित नहीं है। विधेयकों पर जो परवर समितियां हैं इनमें सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि इसकी सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? निम्न में से कौन सी ऐसी समिति है किस समिति का सदस्य है ये कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी, यानी प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति, इनका जो सदस्य है ये मंत्री, यानी मंत्री इन तीनों समितियों का सदस्य नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा डी, यानी किस समिति का जो सदस्य है ये मंत्री नहीं हो सकता? तो प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, इन तीनों समितियों का सदस्य है ये मंत्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय जो संविधान है इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी में। यानी जो भारतीय संविधान के तदर्थ समिति है इनमें न्यायाधीशों की जो प्रावधान है ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत है, सर्वोच्च न्यायालय और जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इन सभी में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ समिति है यानी तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये देश की किस न्याय प्रणाली से संबंधित है? तो यह है डी, यानी फ्रांस। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस देश की जो न्याय प्रणाली है इससे प्रेरित है, फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, लाभ का जो पद है ये परिभाषित हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। जो लाभ का पद है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जनहित जो याचिका है ये कहाँ पे दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों में, यानी उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, इन दोनों में जो है ये जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है, तो राइट आंसर सी होगा, यानी कि दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो राइट आंसर बी होगा। तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।